हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 का 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ सारे के सारे सॉल्यूशंस भी बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये पैसेज वाला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें एक पैसेज दिया गया था, बेंजीन के बारे में बताया गया था। ये सब करने के बाद हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले नंबर पे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अंडर इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड। जब बेंजीन की नाइट्रेशन की जाती है तो किस एसिड की प्रेजेंस में की जाती है। अगर हम बेंजीन की नाइट्रेशन की बात करें तो बेंजीन की नाइट्रेशन करते समय HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में H2SO4 डालना पड़ता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा एसिड साथ में डालना पड़ता है, तो कौन सा एसिड डालना पड़ेगा, H2SO4। तो इसका आंसर होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तभी जाके इसकी नाइट्रेशन होगी और बेंजीन की नाइट्रेशन में बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है। तो ये हो गई बेंजीन की नाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन, इसमें हम CH3Cl डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद क्या होता है, इस बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो इस तरह का बनता है। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हमसे रिएजेंट पूछा हुआ था कि कौन सा रिएजेंट यूज़ किया हमने इसमें। तो हमने इसमें रिएजेंट यूज़ किया AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुविस एसिड है। लुविस एसिड क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम के यहाँ पे क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 पूरे करने के लिए अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं हम जब बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लगेगा इसमें, Cl+। इस इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ किया जाता है जब हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं। उसके बाद 4th में पूछा हुआ है हमें, तो इसमें आपने Cl+ लिखना नहीं है। Cl+ तो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, लेकिन जो स्टार्टिंग हमने यूज़ किया था वो यूज़ क्या किया था। देखिए रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, इसमें बेंजीन प्लस Cl2, उसके बाद इस पे Cl लग जाता है। इस रिएक्शन में Cl+ बनता है बीच में, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया गया अगर उसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको आंसर लिखना है Cl2। उसके बाद 4th में पूछा गया है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, किसी का भी एक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। तो मैं एग्जाम्पल एक लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो इस OH लगने से क्या होता है कि O के जो लोन पेयर है ना, ये O के लोन पेयर है, वो इस रिंग में डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑर्थो या पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो OH की वजह से जब भी OH लगेगा बेंजीन पे तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करने आएगा। इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अटैक करने कहाँ पे आएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे। ये ऑर्थो पोजीशंस हैं और ये पैरा पोजीशंस हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। इसीलिए OH कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल को दिशा दिखा रहा है किस साइड अटैक करने के लिए, ऑर्थो या पैरा पे। इसलिए OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। याद रखो, जिसके पास भी यहाँ ऊपर बेंजीन के ऊपर लगा हो, उसके पास लोन पेयर हो, तो हमेशा अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा वो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा OH। एरीन्स स्टेबल क्यों होती हैं, एरीन्स मतलब बेंजीन की बात कर रहा है वो। तो बेंजीन जैसे ये है, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन में आपको पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका रीज़न लिख सकते हैं आप।
और वैसे पैसेज में पढ़ेंगे आप तो पैसेज में से भी कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो पी ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 NP126, क्योंकि पी ब्लॉक की बात हो रही है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करेगा और पी में हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1 से लेके 6 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई पी ब्लॉक की। और बात करें डी की, तो डी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी N-1 D 1 to 10 NS1 से लेके 2 तक। तो डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि डी ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं। अगर डी ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, डी में, इसलिए डी में 1 to 10 आ रहा है। लेकिन कई बार एस का इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाता है, तो एस में कई बार 1 दिखाई देता है, कई बार 2। जैसे कि क्रोमियम वाले केस में आपको पता है कि 4s2 3d4 नहीं होता, एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, इसलिए एस में कई बार 1 इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलता है, इसलिए एस में 1 से लेके 2 लिखेंगे आप। उसके बाद 7th में पूछा गया एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? H1O1। उसके बाद 8th में पूछा गया था कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस ऑफ HSO4-। तो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का सवाल जब भी आए तो जैसे हमें पूछा गया था इसमें HSO4 के बारे में, तो HSO4-। एक बार क्या करो, इसमें से H+ निकाल दो, तो HSO4- में से एक H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा? SO4 2- और H+ इसमें से निकाल दिया गया। HSO4 था, इसमें से H+ निकालना है, तो H+ मतलब H+ अलग हो रहा है, मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन SO4 को देके जा रहा है। तो SO4 के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था पहले से ही, ये वाला माइनस, लेकिन H भी अपना इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इसलिए SO4 के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए SO4 के पास 2 माइनस का चार्ज, और उससे मैंने इसको अलग कर दिया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को H+ को लूज करता है वो होता है एसिड, और लूज करने के बाद जो ये बना, ये कौन है? ये कंजुगेट बेस है। तो इस तरह से HSO4- में से H+ निकाल दिया जाएगा, तो SO4 2- जो है वो इसका कंजुगेट बेस होगा। इसमें में कंजुगेट एसिड भी पूछा गया था, HSO4- का कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो फिर से HSO4 लिखेंगे, चार्ज था इसके ऊपर माइनस का, इस बार इसको H+ पहले हमने निकाला था, इस बार इसको H+ गेन करवाते हैं, तो होगा क्या? HSO4- था, उसमें H+ डाल दिया, तो एक के ऊपर चार्ज माइनस और एक के ऊपर चार्ज प्लस, तो प्लस माइनस 0, चार्ज तो 0 होगा। HSO4 में एक और H डाल देंगे तो H कितने हो गए? 2, तो H2SO4 बनेगा। यहाँ पे HSO4 H+ को गेन कर रहा है, जो भी H+ को गेन करता है वो होता है बेस, और गेन करने के बाद जो बना ये चीज, ये कौन होगा? ये कंजुगेट एसिड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है, जहां पे डाई इथाइल ईथर है वहां पे डाई मिथाइल आएगा। अगर वहां पे डाई मिथाइल होगा तो उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, वैसे होगा भी वहां पे डाई मिथाइल। शायद पिछली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा तो ये करेक्शन करवाई गई होगी। इथेनॉल की बात करें तो हमारे पास इथ यानी कि 2 कार्बन, एन यानी कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और ओल यानी कि OH, ये इथेनॉल है।
और दूसरा हमारे पास डाई इथाइल ईथर नहीं है, डाई मिथाइल ईथर हो सकता है वो। तो डाई मिथाइल ईथर का मतलब O के इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। ईथर वो होता है जब O के साथ दोनों साइड C लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्यों है देखिए, ये हमारा इथेनॉल है और ये हमारा ईथर है नीचे वाला। दोनों आइसोमर्स इसलिए क्योंकि दोनों में कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, गिन सकते हैं आप, और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला हुआ वो हुआ C2H6O। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस किस चीज में है, पहले वाले में जो ग्रुप है OH अल्कोहलिक ग्रुप है, और दूसरे वाले में तो ईथर बन रहा है। तो ये कौन से आइसोमर हुए, ये हुए फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नेम अ रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल। अल्कली मेटल हो और वो रेडियो एक्टिव हो तो कौन सा होगा, फ्रेंजियम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि ड्रिंकिंग वाटर में सबसे लीस्ट परमिसिबल लिमिट किसकी है, लेड की। लेड तो भाई ऐसी चीज़ जो बहुत खतरनाक है, उसकी तो परमिसिबल लिमिट है ही नहीं कि मतलब लेड पानी में होना ही चाहिए, बाकी थोड़े बहुत हो सकते हैं, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था सबसे लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। तो इसका आंसर देखिए बी बनेगा। बी कैसे बनेगा और बाकी क्यों नहीं बनेंगे, एक बार ए को देख लेते हैं या फिर सी और डी को देख लेते हैं। अगर हम ए को देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। तो ये देखिए, इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं इधर की तरफ है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है। तो यहाँ पे सी है इस साइड, यहाँ पे एच है, तो दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, ना ये कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल तब होता जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ एच और यहाँ पे भी एच। तो इसके डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल कर सकता था और इसके को ये कैंसिल कर सकता था, लेकिन फर्स्ट में तो उल्टा है, सी ऊपर है जिसकी वजह से कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। लेकिन बी की अगर हम बात करें, बी एग्जैक्टली पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, दोनों साइड पूरा एग्जैक्टली हाफ बन रहा है देखिए। तो जितना डाइपोल मोमेंट इसका होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इसका भी होगा, इसलिए जो है कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट इसका बचेगा ही नहीं। बाकियों के स्ट्रक्चर्स अगर आप ड्रॉ करके देखें, सी का या फिर डी का, उनमें कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट रहेगी, बिकॉज सिमेट्री नहीं बन रही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, Me2C डबल बॉन्ड O CH2 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू MeCH2CH, कारण इसका बताना है। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इसका पहले वाले का, तो C डबल बॉन्ड O CH2, इसमें Me2 है, यानी कि 2 मिथाइल है, एक मिथाइल यहाँ लगा दीजिए और एक मिथाइल यहाँ पे। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखिए होता क्या है कि जहाँ पर भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो ये साथ वाला कार्बन कैसा है, इसके साथ 3 H लगे हुए हैं। तो ये करता क्या है, देखिए H के साथ बॉन्ड तोड़ के ना इस कार्बन के साथ ये दोनों कार्बन आपस में दोस्ती कर लेते हैं, बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है और इस कार्बन के पास माइनस आता है। तो ये कार्बन क्या कर सकता है, यहाँ पे 3 H हैं, 3 H के साथ बॉन्ड तोड़ सकता है और 3 बार इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का मतलब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रेड, ये रेड वाला कार्बन है। तो ये ग्रीन वाला कार्बन जो है वो रेड वाले कार्बन के साथ 3 बार बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 बार वो H के साथ बॉन्ड तोड़ेगा। सेम केस इसमें नीचे वाला कार्बन एक और है, वो भी ऐसा ही करेगा। ये ब्लैक वाला कार्बन, ये भी रेड वाले के साथ अपने 3 H के बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। अब ये हो क्या रहा है कुल मिला के देखिए, फिर से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे C, इसके साथ 3 H थे,
यहाँ पे एक और कार्बन, इसके साथ भी 3 H है, डाई मिथाइल Me2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 मिथाइल है इसके साथ। होता क्या है, ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, इसके पास आ गया माइनस, इसके पास आ गया प्लस। अब बेचारा ये कार्बन कंगाल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये साथ वाला कार्बन क्या करेगा, H से बॉन्ड तोड़ देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ताकि इस कार्बन का प्लस चार्ज खत्म हो जाए, यानी कि इसको स्टेबल कर रहा है। ऐसे ये कार्बन एक बार इस H के साथ भी बॉन्ड तोड़ेगा और फिर से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगली बार इसके साथ तोड़ के फिर से बना सकता है। नीचे वाला कार्बन भी वही काम करेगा, यानी कुल मिला के 6 बार इसकी हेल्प हो रही है। लेकिन इसके बाद वाला अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये वाला, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कुछ ऐसा बनेगा। मिथाइल पहले Me लिखा हुआ है, Me का मतलब CH3, फिर CH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसकी हेल्प ये कार्बन करेगा, सिर्फ एक बार H से बॉन्ड को तोड़ के एक ही बार हेल्प कर सकता है बस, यानी कि एक ही बार हाइपर कंजुगेशन होगी। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई इसमें जो स्टेबिलिटी है वो पहले वाले की ज़्यादा है। 6 बार हेल्प हो रही थी ना इसमें सिर्फ एक बार हेल्प हो रही थी। तो ये कौन सा तरीका है जो जिस तरीके से हेल्प कर रहे थे बॉन्ड बनाना था, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें IUPAC नेम बताना था, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH3 CH3, उसके बाद फिर से CH और इसके साथ CH3, इधर भी और इधर भी 2 बार CH3 है। नंबरिंग करते हैं इसकी, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो मेन चेन हमारी हो गई ये वाली। इस मेन चेन में साइड में कौन कौन लगे हुए हैं, एक तो साइड में ये दिख रहा है और एक साइड में ये दिख रहा है। तो ये कौन कौन से नंबर पे लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे और एक लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे, यानी कि साइड में लगने वाले लोग 2 हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, दूसरे पे और तीसरे पे। और वो लोग हैं कौन, CH3 यानी कि मिथाइल। तो इसका नाम पड़ेगा 2 3, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। और कार्बन चेन कितनी लेंथ की थी हमारी, वो थी 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन भी बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया था कि वेट निकालो 2 लीटर नाइट्रोजन का NTP पर। तो NTP पर कोई भी गैस होगी ना, तो उसका वॉल्यूम अगर 22.7 लीटर होगा तो वो 1 मोल होगी NTP पर। और अगर 1 लीटर गैस होगी तो उसमें मोल्स कितने होंगे, 1/22.7, इतने मोल्स होंगे। बट हमें गैस दी कितनी है, 2 लीटर्स दी है, तो 2 लीटर्स में कितने मोल्स होंगे, 1/22.7 इंटू में 2 मोल्स। यहाँ से तो आपके मोल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के। उसके बाद इसका हमें मास वेट निकालना है। वैसे तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, यूनिट्स मास की हमें पूछा वेट है, ये भी अजीब लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें गिवन मास निकालना है। आपके यहाँ पे मोल्स आ गए हैं, ये रहे मोल्स। तो ये मोल्स आ गए नाइट्रोजन के 2 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 1/22.7 इंटू 2, यानी कि ये मोल्स आ गए। तो मोल्स इंटू मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 इज इक्वल टू गिवन मास आ जाएगा। तो जब भी आपको मोल्स पता हो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, गिवन मास आ जाता है, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन।
कुछ मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम और प्लेडियम जो हैं उनको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल करते हैं, असर्शन ठीक है। रीज़न, प्लेटिनम और पैलेडियम जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी, क्योंकि बाकी मेटल्स ऐसा नहीं कर पाते, प्लेटिनम और पैलेडियम ही कर पाते हैं, कुछ ही मेटल्स ऐसा कर पाते हैं, इसीलिए इन्हीं को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि आसानी से बीच में आके हाइड्रोजन गैस बैठ सकती है, आराम से ट्रैप हो सकते हैं इंटरस्टिशियल जगहों पे। लेकिन बाकियों के क्रिस्टल्स ऐसे नहीं बनते। तो इसमें जो है हमें क्या कहा गया है कि प्लेटिनम और पैलेडियम को यूज़ करते हैं। हाँ जी यूज़ करते हैं, और साथ में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हाइड्रोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। हाँ इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका असर्शन रीज़न दोनों सही है, और रीज़न इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ई। 17, हेलोजेंस में फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडेंट है। हाँ जी बिल्कुल है, ये भी ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी ठीक है। लेकिन रीज़न ये नहीं कहता कि ये बेस्ट ऑक्सीडेंट इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑक्सीडेंट इसलिए है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Cl माइनस और K प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बिल्कुल है, क्योंकि Cl माइनस का मतलब क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और K प्लस का मतलब K के पास 19 होते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ज सेम होता है ना जी ना यार, सेम कहाँ होता है, Cl के पास माइनस है और K के पास प्लस चार्ज है, सेम कहाँ पे है, यानी कि इसका रीज़न गलत हुआ। अगर रीज़न गलत हुआ तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर, NF3 इज पिरामिडल। तो BF3 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो BF3 कैसे बनेगा, BF3 तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर हम बात करें NF3 की, NF3 तो इसमें लोन पेयर भी होता है ना, तो लोन पेयर को भी काउंट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के समय। तो ये sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, और ये तो एक ही प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेनर है लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमें, असर्शन में कहा गया था कि BF3 मॉलिक्यूलर है और NF3 पिरामिडल है। हाँ ठीक है, ये तो N एटम इज स्मॉलर देन B एटम। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन रीजन थोड़ी है ये इसका, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक लिक्विड को क्रिस्टलाइज किया गया है सॉलिड में और उसकी एंट्रोपी कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा है। जैसे ही वो सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो एंट्रोपी डिपेंड करती है रैंडम मूवमेंट्स कितनी पॉसिबल हैं। गैस में रैंडम मूवमेंट्स ज़्यादा हैं तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड को हम सॉलिड बनाएंगे तो मूवमेंट्स कम हो गई ना, रैंडम मूवमेंट्स, इसीलिए एंट्रोपी घटती है। तो हाँ घटती है, ठीक है। क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइजेज इन एन ऑर्डर्ड मैनर। हाँ जब सॉलिड बन जाएगा तो मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे, एक ऑर्डर में लग जाएंगे सारे के सारे। लिक्विड में तो घूम रहे थे मजे से इधर उधर, लेकिन सॉलिड में फिर सबको अपनी अपनी जगह पे फिक्स ऑर्डर्ड मैनर में लगना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो सकती, इसलिए एंट्रोपी कम हो जाती है। तो ये असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें एक ऑक्साइड का। आयरन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है। तो आयरन और ऑक्सीजन दो चीज़ें इसमें हैं, इनकी परसेंटेज दे रखी है हमें। एक इसमें 69.9 है और दूसरा 30.1% है। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, इनको इनके मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो ये थी Fe और O। Fe का परसेंटेज था 69.9 और ये 30.1। इसको आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए 56 और ऑक्सीजन को 16 से। इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ बनेंगी वो करीब बनती हैं
सॉल्व करना पड़ेगा यार यहाँ तो वैल्यूज़ डिवाइड कर रहे थे हम। वैल्यूज़ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफ ई हमारे पास 69.9 था, डिवाइड बाय 56 1.24 के आसपास आएगा। और ऑक्सीजन के केस में ये एफ ई था हमारा, ऑक्सीजन की परसेंटेज 30.1 कुछ थी, डिवाइड बाय 16, ये 1.84 के आसपास आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1.24 और 1.84 में से छोटा आता है आंसर, छोटा कौन है इसमें 1.24, तो 1.24 से डिवाइड कर दो इसको भी और इसको भी, तो ये आ जाएगा 1, ये करीब 1.5 के आसपास आएगा। अब 1 और 1.5 आ चुका है तो हमें इसको होल नंबर बनाने हैं, नेचुरल नंबर बनाना है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने है, पूरा पूरा नंबर बन जाएगा, 3 इंटीजर बन जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 और ये 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 22, NH3 और NF3 दोनों में से डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा किसकी और क्यों है। देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए NH3 का शेप दिखाना होगा, NH3 और ये लोन पेयर, NF3 में ये लोन पेयर। NH3 वाले केस में N और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, N, तो डाइपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और लोन पेयर भी ऊपर ही है। इसमें F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N और F में से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर किसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे, F की तरफ, और यानी कि लोन पेयर्स जो हैं वो इधर। तो आप खुद ही सोचिए, पहले वाले में NH3 में सब में एरोस कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो डाइपोल मूवमेंट सबकी ऐड हो रही ना। लेकिन सेकंड वाले में एक एरो ऊपर बाकी 3 एरो नीचे, तो कुल मिला के सेकंड वाले में डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगी। तो रीज़न क्या लिखोगे कि N और H के केस में N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और N और F में से F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्वेश्चन नंबर 22वें का सेकंड पार्ट, एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर क्यों होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन PCl5। तो PCl5 की अगर हम बात करें उसके बॉन्ड्स कुछ इस तरह से बनते हैं, ये बीच में P, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक, अरे यार तो PCl5 की बात हो रही थी, तो PCl5 की अगर हम बात करें तो ये P, 3 Cl के बॉन्ड्स बनेंगे ऐसे, और ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 120 डिग्री। उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा ना, बाकी 2 रह गए अभी, तो वो 2 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एक जाएगा ऊपर की तरफ और एक जाएगा नीचे की तरफ। तो इसको आप ऐसे समझिए कि पेज पर 3 बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे, और एक बिल्कुल पेज से 90 डिग्री पे बनेगा, तो यानी कि ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो जो एक्सियल बॉन्ड है Cl वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो पीले वाले 3 Cl से 90 डिग्री पे है, इसलिए इस Cl को ज़्यादा रिपल्शन फील करनी पड़ रही है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि जो एक्सियल बॉन्ड है उसमें का जो Cl है वो 90 डिग्री पे है बाकी के 3 Cl से, इसलिए वो ज़्यादा रिपल्शन फील कर रहा है। रिपल्शन फील करेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, ऊपर की तरफ उठेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये वाले इक्वेटोरियल है जो 120 पे लगे हुए हैं। 23वें में कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का। इसमें से पूछा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में होंगे और क्यों होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर किसी भी गैस को कितना भी दबा लो, कितना भी कंप्रेस कर लो, वो लिक्विड बन ही नहीं सकती, ठीक है, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आएंगे तभी गैस जो है लिक्विड बनेगी दबाने पर, कंप्रेस करने पर। तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 है, मतलब 31.1 से अगर ऊपर टेम्परेचर है तो CO2 तो भाई जितना मर्जी दबा लो वो लिक्विड नहीं बनेगी। और दूसरा मीथेन है, उसमें -81.9 है,
यानी कि जब तक -81.9 पे नहीं पहुंचोगे आप, उससे ऊपर टेम्परेचर रखोगे, तब तक जो है ये गैस लिक्विड में बनेगी नहीं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर साफ साफ ये बताता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है ना, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि सीधी सी बात है यार, जो CO2 है उसको 31.1 डिग्री मतलब गर्मियाँ पड़ रखी हैं, तब भी आराम से वो लिक्विड बन जा रहा है, और दूसरे को तो -81.9 पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड बन रहा है। यानी कि उसमें कुछ मोलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तभी तो पूरा ठंडा करने के बाद जाके वो जम रहा है। और जो CO2 है वो 31.1 यानी गर्मियों में आराम से लिक्विड बन जा रहा है, मतलब उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, CO2 के जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें का बी, सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के क्या सिग्निफिकेंस है। जो ए है ना, वो बताता है कि जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ए इज अ मेजर ऑफ कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और बी की बात करें, बी क्या होता है, बी इंडिकेट करता है कि जो अफेक्टिव साइज है मोलिक्यूल्स ऑफ गैस का, उसको इंडिकेट करता है। तो ये जरूर करके जाना, ये क्वेश्चन लगभग काफ़ी बार पूछा जाता है कि ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद 24 में कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज निकालो सराउंडिंग्स की। जब 1 मोल H2O को बनाया गया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी कि 1 मोल H2O बन रहा है, तो H2O कितना बना, 1 मोल बना। किससे बनेगा, H2 से बनेगा और O2 से बनेगा। तो डेल्टा H कितना है इसका, 286 किलो जूल। यानी कि इतनी हीट जो है लगती है, प्लस में ना डेल्टा H इसका, तो इतनी हीट लगी है, यानी कि हीट सिस्टम को मिली है, इसलिए प्लस में है। तो सराउंडिंग में क्या हुआ होगा, अगर इतना प्रोसेस, ये प्रोसेस में डेल्टा H प्लस 2.86 है, तो डेल्टा H ये रिएक्शन का है, ठीक है। सराउंडिंग्स का क्या होगा, अगर रिएक्शन को करवाने के लिए इतनी हीट दी गई है, तो वो कहाँ से आई होगी, सराउंडिंग्स में से। तो सराउंडिंग्स में से हीट निकल गई, इसलिए सराउंडिंग्स की डेल्टा H कितनी होगी, -2.286 किलो जूल पर मोल। उसके बाद कहता है इसकी एंट्रोपी निकालो। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू, सराउंडिंग्स की बात हो रही है तो क्यू सराउंडिंग्स अपॉन टी। और क्यू सराउंडिंग्स मतलब वही क्यू सराउंडिंग्स की हीट कितनी चेंज हुई, कितनी हीट ली गई या दी गई, कितना था, -286 किलो जूल था ना, उसको जूल में बदलना है आपने, तो उसके लिए 1000 लगाना है। और फिर नीचे टेम्परेचर 298 था, स्टैंडर्ड लिखा हुआ तो 298 लगा सकते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, प्रोटॉन की बात कर रहा है और हॉकी बॉल की बात कर रहा है। वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, वेवलेंथ का फॉर्मूला H/mv। उसके बाद यहां से क्या करेंगे हम, H की वैल्यू दे रखी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे, वेलोसिटी गिवन है, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी प्रोटॉन की, ठीक है। लैम्डा होता है वेवलेंथ, तो H गिवन है, मास किसका भरेंगे, प्रोटॉन का, बिकॉज यहाँ प्रोटॉन की बात हो रही है, वेलोसिटी गिवन है। उसके बाद कहता है एक हॉकी बॉल है, उसका मास 0.1 kg है, वो भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है, फिर से वेवलेंथ निकालो, फिर से ये फॉर्मूला लगाइए और आराम से क्वेश्चन कर दीजिए। और बी पार्ट जो है और में जो था वो भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है और इसमें हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो बस फिर से वही फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा आराम से। तो ये 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इसके बाद वाली वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।